ये सोचना ही हैरानी की बात है कि आज ये सभी बड़े बड़े गैंगस्टर यहाँ जमा हुए हैं, और वह भी सिर्फ एक धोखेबाज के लिए। यहाँ जिस तरह का जबरदस्त असर और ताकत दिखाई दे रही है वह सचमुच चौंका देने वाली है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है। जरा उधर देखो, जो आदमी इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है वह युआंडा ग्रुप का एग्जीक्यूटिव एनफोर्सर है। एक ऐसा आदमी जिसकी दौलत अरबों में है। मौत को दावत देना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह घूरने की? क्या तुम्हें लगता है कि यह भीड़ गली मोहल्ले के उन छोटे मोटे गुंडों की है जो बस दिखावा करते हैं? यहाँ तो एक गलत नजर भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यहाँ तक कि वे आवारा लड़कियां भी जो पहले आनान के साथ घूमती थीं, अब बड़े जोश के साथ अपने फोन निकालकर दूर से हमारी वीडियो बना रही है। उनके लिए इस नजारे को देखना किसी बड़े गर्व की बात से कम नहीं है। आनान के उन मतलबी दोस्तों के उलट मेरे भाइयों की नजरें बाकी सभी को नजरअंदाज करती हुई सीधे मुझ पर आकर टिकी। उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। उनमें जबरदस्त उत्साह, किसी सपने जैसा अविश्वास और थोड़ी सी सम्मान भरी श्रद्धा का मिला जुला भाव था। मैंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ये वही भाई थे जिनके हाथों में मैंने कभी अपनी जान और अपनी मौत दोनों सौंप दी थी। मैंने 15 साल जेल में बिताए और उन 15 लंबे सालों तक जो 5400 से भी ज्यादा दिन रातों तक फैले हुए थे, उन्होंने मेरा इंतजार किया। उनकी वफादारी कभी नहीं डगमगाई। उनका एकमात्र मकसद मेरे जेल से छूटने का इंतजार करना था, ताकि वे इस विशाल ग्रुप और इसके पूरे भविष्य को सीधे मेरे हाथों में सौंप सकें। वे मेरी तरफ बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जबकि कैफेटेरिया का मालिक एक जोकर की तरह उछल कूद करता रहा। वह उनके सामने लगातार बड़बड़ाता रहा और बिना किसी शर्म के अपने कामों का श्रेय खुद लेता रहा। उसने दावा किया कि अभी कुछ ही देर पहले सिर्फ युआंडा संगठन की इज्जत बचाने के लिए उसने उस आदमी से अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की थी। जरा देखो तो उसकी कितनी बुरी हालत हो गई है। उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए शेखी बघारी, सिर से पैर तक खाने से सना हुआ। ये सब मेरी ही करामात है जो मैंने अभी उसे पीटा है। आनान ने पूरी घबराहट के साथ देखा कि आदमियों का वह डरावना झुंड मेरी तरफ और करीब आता जा रहा था। डर के मारे उस छोटी लड़की ने एक बार फिर अपना दुबला पतला शरीर मेरे आगे कर दिया ताकि मुझे बचा सके। सज्जनों, कृपया मेरी बात सुनिए, उसने मिन्नत की। यह मेरे पिता हैं। इन्हें कई साल पहले जेल भेजा गया था। ये सच है। और ये टैटू इन्होंने यह भी बहुत पहले बनवाया था। इन्होंने यह जानबूझकर किसी की नकल करने के लिए बिल्कुल नहीं बनवाया था। जब से ये जेल से बाहर आए हैं, मैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इनसे नाराज रहा हूँ, इसलिए मैंने हमेशा इनके पास जाने से मना किया है। इसीलिए आज पहली बार मैंने इनका टैटू देखा है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन्हें सख्त चेतावनी देता और इनसे इसे हटवा देता। जैसे जैसे आनान बोलती गई, उसका डर बढ़ता गया। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। फिर भी वह अपनी जगह पर डटी रही, अपनी बाहें ऐसे फैलाए हुए जैसे कोई मुर्गी अपने चूजे को बचाती है, और मुझे अपने पीछे पूरी ताकत से बचाती रही। उसके चेहरे से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे मोतियों की माला टूट गई हो। मेरी माँ, उन्होंने सच में इनका इंतजार किया, बिल्कुल अकेले, इतने सालों तक। इनका सच में युआंडा संगठन को भड़काने का कोई इरादा नहीं है, और इन्होंने कभी भी गैंगस्टर होने का नाटक करने के बारे में सोचा भी नहीं था। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज बस इन्हें जाने दीजिए। जैसे ही वह बोली, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल नीचे गिरने लगी। मेरे दिल में इतना गहरा दर्द उठा कि सांस लेना भी एक तकलीफदेह संघर्ष बन गया। मैं तो यही चाहता कि वह हमेशा मुझसे नफरत करती रहे। मैं उसे मुझसे इतनी ठंडी और व्यंग्य भरी बातें करते हुए नहीं देख पा रही थी, और न ही मैं उसे मेरी खातिर खुद को इतना पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए देख पा रहा था। फिर उसी पल कैफेटेरिया का मालिक पास ही खड़ा था और अपने मजाकिया तानों से आग में घी डाल रहा था। अरे ओ छोटे लड़की, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे घुटने, तुम्हारे आंसू, हाँ, उनकी कीमत ही कितनी है? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, युआंडा के हर डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव जिनका नेतृत्व एजे कर रहा था के चेहरों के हाव भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। अचानक पूरी तरह से एक साथ वे सभी एक घुटने पर बैठ गए। एक ऐसा तालमेल भरा कदम जिसे इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया था कि ऐसा लगा मानो वे आनान से सम्मान का इतना गहरा भाव स्वीकार करने की हिम्मत ही न कर पा रहे हो। उस पल पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। हवा भी जैसे जम सी गई। अपने ऊंचे सिर झुकाकर उन्होंने एक सुर में जवाब दिया। उनकी आवाजें असीम श्रद्धा से भरी थीं और भावनाओं के कारण थोड़ी कांप भी रही थीं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं। घटनाओं के इस अचानक जमीन हिला देने वाले मोड़ ने आनान को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसका शरीर जो कुछ ही पल पहले घुटने टेकने के लिए तैयार था, बीच में ही हवा में अटका रह गया। इस बीच कैफेटेरिया मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसके गालों से रंग तुरंत उड़ गया और वह बेहद डरावना और पीला दिखने लगा। साहब, जरूर आपसे कोई गलती हुई है। ये तो बस एक ऐसा आदमी है जो डिब्बे वाला खाना बेचता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एजे के 2 गुंडे आगे बढ़े और उसे जमीन पर कसकर दबोच लिया। खून से लाल आंखों के साथ एजे दहाड़ा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन लॉर्ड और सबसे बड़ी उसकी बेटी का अपमान करने की? आज इस धरती पर तुम्हारा आखिरी दिन है। कैफेटेरिया मालिक इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी पैंट ही गीली हो गई। ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है, वह हकलाते हुए बोला। मैं आनान के पास गया और धीरे से उसे उठने में मदद की। आनान तो सीधा खड़ा हो गई, लेकिन जमीन पर बैठे बोर्ड के सदस्य अभी भी घुटनों के बल ही थे। मैंने अभी तक उन्हें उठने का इशारा नहीं दिया था, इसलिए उनमें से किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। आनान ने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली और एक ऐसी आवाज में जो किसी सपने जैसी लग रही थी, उसने हैरानी से आंखें फाड़कर पूछा, तो क्या वह सच में नदी पार करने वाले ड्रैगन की बेटी है? मुझे माफ करना
बेटी, मैंने जवाब दिया। पिताजी ने यह बात तुमसे बहुत लंबे समय तक छिपा कर रखी। उसने अपनी आंखें और बड़ी की, वे आंखें जो हूबहू उसकी माँ जैसी थीं, और मुझसे पूछा, तो क्या यह सच है? 15 साल पहले वाली वह कहानी जिसमें तुमने अकेले सिर्फ एक तलवार के दम पर 1000 आदमियों का सामना किया था और आधी नदी को खून से लाल कर दिया था। आखिर एक अकेला आदमी 1000 लोगों का सामना कैसे कर सकता है? ये सच है। बस जरा इंतजार करो जब तक मैं इस आदमी से निपट ना लूं। उसके बाद मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैंने कैफेटेरिया के बॉस पर तिरछी नजर डाली, जो इस समय एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरे भाई तुरंत मेरा इरादा समझ गए और उसे घसीटकर मेरे पास ले आए। जहां तक उस विशालकाय और क्रूर आदमी भाई बियाह की बात थी, वह तो बहुत पहले ही डर के मारे गूंगा हो चुका था। कुछ ही पल पहले वह एक बहुत ही खतरनाक इंसान लग रहा था, लेकिन अब उसके पैर कमजोर पड़ गए थे और वह हवा में कांपते हुए पते की तरह बेकाबू होकर थरथरा रहा था और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से खिसकने की जी जान से कोशिश कर रहा था। लेकिन वह बस इतना ज्यादा डरा हुआ था कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था। शायद उसने अतीत में अनगिनत बुरे काम किए थे, शायद वह भी कई लड़ाइयों में शामिल रहा था। फिर भी कुछ चीजें, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवारों की किसी भी लड़ाई या खून खराबे से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं जितना उसने कभी देखा या अनुभव किया हो। जिस पल उसे मेरी असली पहचान पता चली, उसी पल उसका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। जब कोई इंसान इतने गहरे डर की गिरफ्त में आ जाता है तो उसका शरीर उसका कहना मानना छोड़ देता है। घुटनों का कांपना या लड़खड़ाना एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। उसने शुरू में आजाद होकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे और कमजोर होते गए और आखिरकार वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरी तरह से हताश होकर वह पागलों की तरह अपने ही पैरों पर मुक्के बरसाने लगा और उनसे मिन्नतें करने लगा कि वे उसे थामे रखें ताकि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग सके। लेकिन यह सब बेकार गया। मेरे सामने खड़े होकर वह अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत भी खो चुका था। मेरे भाइयों ने उसे पहले ही बड़ी आसानी से दबोच लिया था और उसे सीधे मेरे सामने घसीट लाए थे। मेरी नजर भीड़ पर घूमी और आखिर में उस लाल बालों वाली लड़की शियाओली पर आकर टिक गई। बाकियों को भी यहाँ ले आओ, मैंने हुक्म दिया। वह लाल बालों वाली लड़की जो कुछ ही पल पहले मुझ पर गालियां बरसा रही थी, जैसे ही हमारी नजरें मिली पूरी तरह से जम गई। उसके चेहरे पर जो गर्व भरी जीत का भाव था वह पल भर में ही डर में बदल गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, आसपास की भीड़ दहशत में पीछे हट गई, ऐसे बिखर गई जैसे किसी महामारी से भाग रही हो। पल भर में वे पूरी तरह से अकेले पड़ गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके बीच में पड़े। सिर झुकाए और शरीर कांपते हुए उन्हें मेरे सामने घसीटा गया। जब उन्हें मेरे सामने लाकर रोका गया तो वह लाल बालों वाली लड़की खुद को और संभाल नहीं पाई। अंकल, नहीं, मेरा मतलब आपका मजाक उड़ाना नहीं था। मैं तो बस आनान के साथ मजाक कर रही थी। हम तो मुंह बोली बहने हैं, है ना? प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। आनान ने उसकी तरफ एक ठंडी, बिल्कुल ही अनजानी नजर से देखा। किसने कहा कि हम बहनें हैं? कुछ ही पल पहले मैं कुत्ते की तरह तुमसे भीख मांग रही थी कि बस एक बार मेरी मदद कर दो। फिर भी तुमने मुझे मजाक और ताने के अलावा कुछ नहीं दिया और अब तुम मेरी बहन होने का दावा कर रही हो। मैंने तुम में से हर एक को ठीक वैसा ही देख लिया है जैसे तुम असल में हो। इजे मेरे पास आया और बहुत ही विनम्र भाव से खड़ा हो गया। भाई लॉन्ग, इन ढीठ बेवकूफों से हम कैसे निपटें? मैंने कैफेटेरिया के मालिक की तरफ देखा। वह पूरी तरह से ढीला पड़ गया था, जैसे मिट्टी का कोई बोरा हो। डर के मारे वह बुरी तरह कांपने लगा। भाई लॉन्ग, नहीं, चेयरमैन लॉन्ग, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो चाहे आप मुझे 100 या 1000 गुना भी हिम्मत दे देते, मैं कभी भी आपके या आपके बेटी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और ऊपर से नीचे की ओर उस आदमी को देखा जो कुछ ही पल पहले इतनी अकड़ दिखा रहा था। वह आदमी और भी ज्यादा डर गया। उसकी पैंट का निचला हिस्सा जल्दी ही गीला हो गया और उससे एक बदबूदार तीखी गंध आने लगी। चलो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मैं तुम्हारा धंधा छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमारे डिब्बा बंद खाने की कीमतें भी बिल्कुल एक जैसी ही थीं। अगर छात्र तुमसे खाना खरीदते तो वे आराम से कैफेटेरिया के अंदर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन अगर वे मुझसे खरीदते तो हवा या बारिश से बचने के लिए कोई छत तो दूर की बात, मेरे पास उन्हें बैठने के लिए एक भी मेज या कुर्सी नहीं थी। उन्हें स्कूल के गेट से काफी दूर बाहर तक चलकर जाना पड़ता था ताकि वे सड़क के किनारे उकड़ू बैठकर खाना खा सकें। मुझे बताओ, इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मैं घमंडी था। मैंने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम किया। मुझे जो भी सजा मिले मैं उसका हकदार हूँ। मैं गलत था लॉर्ड ड्रैगनएल। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तुम्हें बस इस बात का एहसास हुआ है कि तुमने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। अभी तुम्हारी जुबानी माफी जिंदा रहने की एक बेताब कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बस उस सजा से बचने की एक चाल है जो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अजय खाने के स्टॉल पर मची अफरा तफरी के बीच गया और जमीन पर बिखरे खाने को नीचे देखा। भाईलू, तुमने पहले दावा किया था कि तुम रोज 300 डिब्बे वाला खाना बेचते हो। क्या यह खाना गलती से जमीन पर गिर गया या तुमने सच में इसके पैसे दिए थे? कैफेटेरिया का मालिक इस सवाल को ऐसे लपक गया जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी सहारे को पकड़ लेता है। मैंने यह सब खरीदा था। मैंने देखा कि भाई लॉन्ग वहाँ खड़े होकर खाना बेचने में कितनी मेहनत कर रहे थे, इसलिए मैंने खास तौर पर यह सारा खाना खरीद लिया ताकि आप दुकान जल्दी बंद करके थोड़ा आराम कर सकें। बिना किसी भाव के चेहरे के साथ मैंने पूछा, तो फिर क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर वह 45,000 युआन दूं? डर के मारे बॉस वांग जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अंधा हो गया था। जब मैंने एक असली दिग्गज को देखा तो उसे पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें कुत्ते की नजर से देखा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अपनी दरियादिली दिखाते हुए मुझ जैसे छोटे आदमी की गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बस
बस मुझे एक कीड़े की तरह समझ कर जाने दो, प्लीज मुझे बख्श दो। ठीक है, क्योंकि तुमने इसे खरीदा है तो तुम ही इसे खाओ। वह हैरान होकर जम गया। ऐनान ने भी जमीन पर खाने के ढेर की ओर इशारा किया और हैरानी से पूछा, ये सब खाना है? एक एक निवाला। अजय की आंखों में एक चमक कौंधी। उसने उस आदमी के शरीर पर जोरदार लात मारी और दहाड़ा, क्या जो खाना हमारे भाई लॉन्ग ने अपने हाथों से बनाया है, क्या वह तुम्हारे खाने लायक नहीं है? है, बिल्कुल है, मैं इसे अभी खाऊंगा। कैफेटेरिया का मालिक लड़खड़ाते हुए खाने के ढेर की ओर भागा, जो अब मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से मिल चुका था, और सचमुच एक भूखे आवारा कुत्ते की तरह दिखते हुए जमीन पर रेंगते हुए उसे खाने लगा। वह पागलों की तरह मुट्ठी भर भर कर खाना अपने मुंह में ठूंस रहा था और बड़े बड़े भूखे निवालों में उसे निगल रहा था। मैंने उससे बेपरवाही से पूछा, इसका स्वाद कैसा है? मुंह में खाना भरे हुए वह खुशामद करते हुए बड़बड़ाया, यह बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच बहुत स्वादिष्ट। जब यह इतना ही स्वादिष्ट है तो तुम आराम से बैठकर इसे पूरा खत्म क्यों नहीं कर देते? बॉस वांग की हरकतें अचानक थम गईं। मामा मालिक, यहाँ 300 लोगों का खाना है, मैं भला इसे पूरा कैसे खत्म कर सकता हूँ? ये सुनते ही मेरे भाई तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए। खत्म नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरे दो भाई आगे बढ़े और बेरहमी से बॉस वांग का सिर खाने के ढेर में नीचे की ओर दबा दिया। उसके मुंह से बस दबी दबी सिसकने जैसी आवाजें ही निकल पा रही थीं। मैंने पास खड़े उन हट्टे कट्टे गुंडों पर नजर डाली। भाई ब्याओ जैसे लोग जो उतने ही ज्यादा डरे हुए थे। तुम लोग इसके साथी हो, है ना? क्या तुम लोग इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आओगे? ये बस एक हल्की फुल्की बेपरवाह सी इशारा था, लेकिन आज है और बाकी लोग तुरंत मेरा मतलब समझ गए। एक एक करके उन्होंने भी उन गुंडों के सिर खाने में नीचे की ओर दबा दिए। आज है ठंडे भाव से एक तरफ खड़ा था। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह सीधे नरक की गहराइयों से आ रही हो। खाओ, एक एक निवाला, अपनी प्लेटें पूरी तरह साफ कर दो। बेहतर होगा कि तुम अब भी पेट भरकर खा लो, क्योंकि अब तुम एक लंबे सफर पर निकलने वाले हो। उस एक सीधे सादे वाक्य ने कैंटीन के बॉस और उसके गुंडों को इतना ज्यादा डरा दिया कि उनकी तो जान ही निकल गई। बॉस वांग, हम किस सफर पर निकलने वाले हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? दरअसल हमारी कंपनी के अफ्रीका में कई हीरे की खदानें हैं, लेकिन वह जगह बहुत ही मुश्किल है। वहाँ लगातार युद्ध और जानलेवा बीमारियां फैली रहती हैं, इसलिए वहाँ काफी लोगों की मौत हो चुकी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम बस अपना एक हाथ या पैर ही घुमाओगे। 10 साल तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद शायद तुम जिंदा वापस लौट पाओ। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो खैर, निश्चिंत रहो, हमारी कंपनी बहुत ही इंसानियत पसंद है। कम से कम हम ये पक्का करेंगे कि तुम्हारी राख स्कूल को लौटा दी जाए। ये सुनकर कैफेटेरिया का बॉस और उसके हट्टे कट्टे गुंडे फूट फूट कर रोने लगे और पूरी तरह से टूट गए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, प्लीज, क्या हम यही नहीं रह सकते? बेशक आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन युवांडा ग्रुप के पास ऐसे 1000 तरीके हैं जिनसे वह यह पक्का कर सकता है कि आप खुद रोते गिड़गिड़ाते हुए वहाँ भेजे जाने की भीख मांगे। कैफेटेरिया मैनेजर पूरी तरह से घबरा गया। घुटनों के बल गिरकर वह फर्श पर रेंगते हुए मेरी की तरफ बढ़ा। भाई लॉन्ग, लॉर्ड ड्रैगन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे विदेश के किसी दूर दराज के इलाके में मत भेजिए। मैंने सुना है कि वहाँ के हालात बहुत ही बुरे हैं। वह इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है। वहाँ भेजे गए आदमियों के या तो बम धमाकों में चिथड़े उड़ जाते हैं और उनके शरीर का आधा हिस्सा उड़ जाता है, या फिर वहाँ के स्थानीय उग्रवादी सड़कों पर उनके हाथ पैर काट डालते हैं। हमारा एक समझौता हुआ था, आपको सिर्फ उन देशों के सस्ते काम चलाऊ स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करना था। आप मुझे वहाँ कैसे भेज सकते हैं? मैं तो इसी देश का नागरिक हूँ, एक चीनी नागरिक। मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी, इसकी सजा इतनी कड़ी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारे चचेरे भाई हैं। क्या इसीलिए तुम इतनी मनमानी करते हो? तुम्हारी शिकायत कई बार की गई है, फिर भी तुम हर बार बच निकलते हो। असल में जिन माता पिता ने तुम्हारी शिकायत की थी, उनके बच्चों को किसी न किसी बहाने से स्कूल से निकाल दिया गया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? उसने मुश्किल से अपनी लार निकली और उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर भटकने लगीं। खैर, ये तो उनकी अपनी गलती थी। उनके बच्चों के ग्रेड बहुत खराब थे और उनमें किसी सरकारी स्कूल में दाखिला पाने की काबिलियत नहीं थी। वे हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल में आए, फिर भी उनमें हंगामा करने की हिम्मत थी। क्या उन्हें सबक सिखाना मेरा सही कदम नहीं था? ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में ताकतवर का कमजोर को दबाना ही दुनिया का स्वाभाविक नियम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ तो मैं भी तुम्हें अपनी मर्जी से दबा सकता हूँ? भाई रोंग, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने धीरे से उसके तेल लगे कंधे पर थपकी दी और फिर एक गहरी सांस ली। ये बच्चे अपने शारीरिक विकास के एक बहुत ही अहम दौर से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिजनेस में मुनाफे को सबसे ज्यादा अहमियत देना पूरी तरह से सही है, लेकिन जब बात इन देश के फूलों की आती है तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखानी ही चाहिए। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नरमी से पेश आऊं, लेकिन क्या आपने उस समय उन बच्चों के साथ जरा भी नरमी बरती थी? अगर आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से मजबूर न किया होता तो कौन सा समझदार बच्चा अपनी मर्जी से एयर कंडीशन स्कूल कैफेटेरिया छोड़कर चिलचिलाती धूप में धूल भरी सड़क के किनारे बैठकर डिब्बे में बंद खाना खाता? मुझसे गलती हो गई। इससे पहले कि कैफेटेरिया का मालिक अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे आदमियों ने, जिनके चेहरों पर कोई भी भाव नहीं था, उसे घसीटकर वहां से हटा दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा आजे ने अंदाजा लगाया था। तब तक आनान के दोस्त बुरी तरह से कांप रहे थे और मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की शियाओली बहुत ही दयनीय ढंग से रो रही थी और उसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदें बनी हुई थीं। अंकल, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था। आखिर
तुम अभी भी बच्चे ही तो हो। मैं बस तुमसे यह कहना चाहता हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करो, अपना समय उन चीजों को पूजने में बर्बाद मत करो जो खोखली, बेमतलब और पूरी तरह से दिखावटी हैं। और स्कूल की चारदीवारी के अंदर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझने की और झगड़े मोल लेने की कोशिश मत करो। गुट बनाना, अपने आसपास तथा कथित कसम खाए भाइयों का झुंड जमा करना। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम बहुत बड़े तोप हो, कि तुम बहुत दबंग और प्रभावशाली दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस पल तुम असली दुनिया में कदम रखोगे, ये बुरी आदतें, सड़कों का यह तथाकथित कायदा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगी। वह बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से बलगम बह रहा था। अगर तुम अब भी मेरी बेटी से मिलने और उसके साथ घूमने आना चाहते हो तो पहले अपने उन भद्दे बदनामी वाले बालों को वापस किसी सामान्य रंग में रंग लेना, ठीक है? वह सिसकते हुए सिर हिलाया। उस पल वह अपने अंदर उमड़ रहे डर और शर्म को और दबा नहीं पाया। उसके पैर सुन्न पड़ गए और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली और उन पर और ध्यान नहीं दिया। चुपचाप जमीन पर पलटे हुए ठेले को साफ करने के काम में जुट गया। मैंने हमेशा एक सादा और गुमनाम जिंदगी जीने का इरादा किया था। अगर उन्होंने मुझे बार बार उकसाया न होता, अगर उन्होंने बार बार मेरी सहनशीलता की सीमा पार न की होती, तो मैं कभी भी दोबारा इस तरह खुद पर लोगों का ध्यान खींचना नहीं चुनता। यह देखकर कि मैं खुद झुककर वह गंदगी साफ कर रहा हूँ, मेरे आदमी तुरंत मेरी तरफ दौड़े आए और चीजों को वापस ठीक करने में मेरी मदद करने लगे। जब मैं सफाई कर रहा था तो मैंने आजे से पूछा, बाहरी लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? वे ऐसा दिखाते हैं जैसे हमारा युआंडा ग्रुप कोई अंडरवर्ल्ड का गैंग हो। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। शायद इसलिए क्योंकि हम बस बहुत ज्यादा अमीर हैं। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। जब ठेला पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया, मैंने आनान को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, कि वह मेरे साथ घर चले। आनान चुपचाप मेरे बगल में चलता रहा और बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा, क्योंकि हमारे पीछे अभी भी बिना कोई आवाज किए और जाने से इनकार करते हुए अजय का लगभग 100 आदमियों का ग्रुप चल रहा था, जो सबसे वफादार अंगरक्षकों की एक टुकड़ी की तरह लग रहे थे। मैंने उसे वह अकेला बेंटो बॉक्स थमा दिया जो उस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह से सुरक्षित बचा रह गया था। कितनी अफसोस की बात है, मैंने कहा। वह बेंटो जो मैंने असल में तुम्हारे लिए बनाया था, मैंने तो चावल के ऊपर गाजर और हरी मटर को बड़े प्यार से सजाकर दिल का आकार भी बनाया था। आनान ने वह भारी बेंटो बॉक्स ले लिया और अपनी आंखों के कोनों में बचे हुए आंसू पोंछ लिए। मुझे सच में लगा था कि आज हम मर जाएंगे, उसने धीरे से कहा। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम एड्रिवर ड्रैगन हो। मैंने उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, तुम वहाँ इतने डरे हुए थे, तो फिर तुम बार बार मेरे आगे क्यों आ रहे थे? उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। चाहे मैं तुमसे कितनी भी नाराजगी क्यों न रखूं, इस बात के लिए कि तुम 15 सालों तक मेरी जिंदगी से गायब रहे, लेकिन आखिर तुम मेरे पिता ही तो हो। तुम वही इंसान हो जिसके इंतजार में, जिसकी यादों में मेरी माँ ने वे सारे दिन और रातें बिता दी। मैं गहरी राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया। पिछले 15 साल मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए एक अच्छा पिता और पति नहीं बन पाया, लेकिन अब से मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आनान थक गया था। वह सड़क के किनारे रखे एक पत्थर के टुकड़े पर बैठकर अपने पैरों को आराम देना चाहती थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसके लिए उस पत्थर के टुकड़े से धूल को बड़े ध्यान से पोंछ दिया। जब वह बैठ गया तो मैंने उसके लिए उसका बेंटो बॉक्स भी खोल दिया। मैंने उसे चॉपस्टिक्स थमा दी और एक पिता के तौर पर वह सब कुछ करने की कोशिश की जो मुझे करना चाहिए था, ताकि पिछले 15 सालों की कमी को पूरा कर सकूं। आनान ने चॉपस्टिक्स तो ले ली, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। मुझे बताओ, उसने पूछा, उस समय असल में हुआ क्या था? वह पूरी कहानी जिसमें तुमने अकेले ही 1000 आदमियों का सामना किया था, मैं वह सुनना चाहता हूँ। आनान की आंखों में देखते हुए जो जिज्ञासा और तारीफ दोनों से भरी हुई थी। मैं खुद को अतीत की यादों में खोया हुआ पाया। 15 साल पहले मेरे भाइयों, आहजे और बाकी साथियों, और मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी और उस चीज की नींव रखी थी जो आगे चलकर युआंडा ग्रुप बनने वाला था। मेरे भाई, आहजे और बाकी साथी और मैंने मिलकर बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर युआंडा ग्रुप बनी। हम बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे और अपने परिवारों का पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाना चाहते थे। लेकिन उस समय का सामाजिक माहौल आज जैसा शांत बिल्कुल नहीं था। उस पूरे इलाके पर एक ताकतवर अपराधी गैंग का राज चलता था। जब उन्होंने देखा कि हमारा काम खूब फल फूल रहा है, तो उन्होंने बार बार लड़ाई हथकंडे अपनाकर हमारे काम में दखल देने की कोशिश की और हमारे भाइयों को चोट पहुंचाई। हम सब उनसे दिल से नफरत करते थे और उन पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए बेताब थे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें जान भी जा सकती थी। फिर भी मैंने अपने भाइयों को याद दिलाया कि हम सबके परिवार हैं जिनकी हमें देखभाल करनी है। ऐसे खूंखार अपराधियों से सीधे सीधे भिड़ने का मतलब होगा अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। इसके बजाय मैंने तर्क दिया, हमें इस सिद्धांत पर चलना चाहिए कि चोरों को पकड़ने के लिए उनके लीडर को पकड़ो। मैं अकेला जाकर उनके बॉस को खत्म करूंगा। आनान ने मुश्किल से अपनी आवाज और सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने अपनी माँ की सहेलियों से तुम्हारी कहानी दबी जबान में सुनी है कि कैसे तुम्हें तब तक परेशान किया गया जब तक तुम बिल्कुल बेबस होकर एक कोने में नहीं सिमट गए। जवाब देने के लिए तुमने पर्चियां निकालकर यह तय करने का फैसला किया कि कौन उस आत्मघाती मिशन पर जाएगा। एक ऐसा काम जिसमें जान जाने की 99% संभावना थी, और वह पर्ची तुम्हारे ही नाम निकली। मैंने आनंद से पूरी ईमानदारी से बात की। सच तो यह है कि उस मिशन पर जाने से पहले, उस जानलेवा पर्ची को निकालने से भी पहले, मैं डर और आशंका से भरा हुआ था। मुझे चिंता थी कि अगर मैं मारा गया तो किसी की
उनकी जान लेने का भारी कर्मदोष मेरी आत्मा को शांति नहीं देगा और न ही मुझे दोबारा जन्म लेने देगा। इसीलिए मैंने खुद को क्षितिगर्भ बोधिसत्व की तस्वीरों से पूरी तरह लपेट लिया था और प्रार्थना की थी कि बुद्ध की कृपा मेरे पापों को धो देगा और मुझे अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका देगा। मैंने अनान को बिना कुछ छिपाए 15 साल पहले हुई उन घटनाओं का हर खूनी ब्यौरा सुनाया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे मैंने अपने शरीर के चारों ओर लोहे की मोटी मोटी चादरों की कई परतें कसकर बांध ली थीं, क्योंकि ऐसी योजना से मेरी आवाजाही बहुत सीमित हो जाती। इसलिए मैंने एक तरीका अपनाया, शायद थोड़ा अजीब लेकिन निश्चित रूप से असरदार। मैंने खुद को उस युद्ध के मैदान की रेत में दफना लिया जहां से मेरे दुश्मन को गुजरना ही था। मैंने सांस लेने के लिए बस एक पतली नली बाहर छोड़ रखी थी। जब आखिरकार उसका काफिला वहां पहुंचा तो वह अपनी गाड़ी से बाहर निकला और पेशाब करने लगा, ठीक मेरे सिर के ऊपर खड़े होकर। सही मौका देखते ही मैंने अपनी चाकू ऊपर की ओर जोर से मारी, जो उसके कमर के नीचे के हिस्से में जा लगी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर मुझे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं अकेला खड़ा था उस रेतीले मैदान में, हजारों पागल गुंडों के सामने बस एक अकेला आदमी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मुझे कितनी बार चाकू मारा गया। मुझे बस वह भयानक दर्द याद है जो मेरे पूरे शरीर में फैल रहा था और खून की भारी मात्रा बह जाने के कारण होने वाला वह चक्कर जैसा एहसास। शुरू में मेरे हमलावर हैरान थे कि मैं इतना दर्द कैसे सह पा रहा हूँ, लेकिन फिर किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, जिससे चादर जैसी धातु की परतें दिखाई देने लगीं, जिन्हें मैंने मध्ययुगीन शूरवीर के कवच की तरह अपने शरीर पर लपेट रखा था। गुस्से से पागल होकर उन्होंने तो यहाँ तक कोशिश की कि रेत के गड्ढे में मौजूद भारी मशीनों लोडर्स को चालू करके मुझे कुचलकर मार डालें। खुशकिस्मती से पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई और मैं बच गया। उस दिन से लोग मुझे नदी पार करने वाला ड्रैगन कहने लगे। फिर भी उस नाम के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। आत्मरक्षा में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने और एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने के आरोप में मुझे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से वीरान और खाली, जब तक कि तुम्हारी माँ मुझसे मिलने नहीं आई और उसने मुझे बताया कि हमारा एक बच्चा होने वाला है। तभी मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आई, ताकि मैं अपनी आंखों से तुम्हें बड़ा होते देख सकूं। मैंने जेल के अंदर रहते हुए भी पूरी लगन से सुधार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आखिरकार मुझे एक आदर्श कैदी के तौर पर पहचान मिली और मुझे तय समय से 5 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। यह सब इसलिए किया ताकि मैं वह दिन न चूक जाऊं जब तुम बड़ी होकर एक समझदार इंसान बनोगी। अनान यह सब सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन क्यों? माँ ने इन इतने सालों में मुझे इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? ओह, तुम कितनी भोली बच्ची हो। वह एक बहुत ही बेरहम अपराधी गैंग था, एक ऐसा गैंग जो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। हम भला उसके बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हमें इस बात का बहुत डर था कि उनके बचे हुए लोग हमसे बदला लेने के लिए हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। हमने तो आहजे और दूसरों को भी तुम्हारी माँ की आर्थिक मदद करने की हिम्मत नहीं करने दी। तुम्हारी असली पहचान बताने की तो बात ही छोड़ो। हमें बस इस बात का बहुत डर था कि कहीं तुम पर और तुम्हारी माँ पर कोई आफत न आ जाए। तो फिर अब जब तुम वापस आ गए हो तो भी मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? मैंने अपने पीछे खड़े भाइयों के समूह की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो अभी भी चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी हर कोई आज भी मुझे अपना चेयरमैन मानकर पूरे दिल से मेरा साथ क्यों देता है? आजे, जो हमारे पीछे चल रहा था, आगे आया। मिस, उसने कहना शुरू किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय भाई लॉन्ग के मन में कोई भी स्वार्थी विचार नहीं था। हम में से हर किसी के बुजुर्ग माता पिता थे जिनकी देखभाल करनी थी और छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें पालना था। जब वह जेल चले गए और हम उनके निजी सामान को देख रहे थे, तब हमें पता चला कि उन्होंने जानबूझकर उस जानलेवा संकट से जुड़े पैसों के मामले में हेर फेर की थी। उस मामले में शामिल सारा पैसा असल में बेकार पैसा था, ऐसा पैसा जिसे उन्होंने पूरी तरह से पहुंच से बाहर कर दिया था। शुरू से ही उन्होंने यह तय कर लिया था कि हम बाकी लोगों को बचाने के लिए वह खुद को कुर्बान कर देंगे। मैंने आनान को एक मीठी कड़वी मुस्कान दी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो। अगर मुझे उस समय पता होता कि वह तुम्हें अपने गर्भ में पाल रही है, तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने जैसा इतना घिनौना और नीच काम नहीं करता। मैं हम सबके लिए एक रास्ता बनाना चाहता था। मैंने अनान को एक कड़वी मुस्कान दी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हें पहले से ही अपनी कोख में लिए हुए है, तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने जैसा घिनौना काम नहीं करता। मेरे नजरिए से मैंने सचमुच तुम्हारी माँ को छोड़ने का ही फैसला किया था, और ठीक इसी गहरे रग रग में समाये हुए पछतावे की वजह से मुझे लगता है कि मेरे पास तुम दोनों के सामने सब कुछ कबूल करने का कोई चेहरा ही नहीं बचा है। ठीक है, अब तुम सब मेरा पीछा करना बंद करो।
वापस जाओ और तुरंत कंपनी के मामले संभाल है। आजे का रवैया तनावपूर्ण और अजीब हो गया। उसने मदद के लिए मिस आनान की ओर गिड़गिड़ाते हुए देखा। भाई लोंग युआंडा वापस जाने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वह वफादारी और भाईचारे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन 15 साल पहले हम कमजोर और छोटे थे और उनकी पनाह में छिपने पर मजबूर थे ताकि हमें उनकी सुरक्षा मिल सके। अब 15 साल बाद आखिरकार हमारी बारी आई है कि हम इस भारी एहसान का बदला चुकाए। प्लीज मिस आनान, भाई लोंग को मनाइए कि वह युआंडा वापस जाए और पूरी बागडोर अपने हाथ में ले। माथे पर बल डालते हुए मैंने पक्के इरादे से कहा, तुम सबको यहाँ से जाना होगा। मैंने उस समय जो कुछ भी किया था उसके बदले में तुमसे किसी भी तरह के एहसान की उम्मीद नहीं की थी। अचानक आनान बोल पड़ी। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। डैड, मैं एक अमीर बाप की बेटी बनना चाहती हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया। आनान बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। वह खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर जोर से झकझोरने लगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो बस एक अमीर बच्चा बनना चाहता हूँ। तुम 15 साल जेल में रहे और तुमने माँ और मुझे पहले ही 15 साल तक तकलीफ दी है। अब जब लोग हमारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा एहसान चुकाने की पेशकश कर रहे हैं तो क्या एक अमीर लाड प्यार वाली औरत की तरह जीना बहुत बढ़िया नहीं होगा? उसने पूछा। लेकिन यह तो एक आदमी के उसूलों और इज्जत का मामला है, अपने भाई के लिए खड़े होने का। मैं इसे पैसों में कैसे तोल सकता हूँ या इसे किसी इनाम के तौर पर कैसे कबूल कर सकता हूँ? उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अचानक नफरत की एक ऐसी झलक दिखाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे तुम्हारी भाईचारे की बातों या तुम्हारी मर्दाना इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने आज इसे ठुकरा दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत करूंगी। इसका मतलब यह होगा कि अपने बेतुके घमंड की खातिर तुमने खुद ही माँ और मेरे दोनों के लिए एक आराम भरी खुशहाल जिंदगी जीने का मौका बर्बाद कर दिया। मैं हिचकिचाया। मेरा दिल अंदरूनी कशमकश से टूट रहा था। कुछ देर बाद मैंने अपनी बेटी की पक्की नजर से नजर मिलाई। आखिर में मैं आजे और दूसरों की तरफ मुड़ा और कहा, अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो क्या तुम उस स्कूल की कैंटीन को खरीदने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो और मुझे उसे चलाने दे सकते हो? यह सुनकर मेरे भाई तुरंत गुस्से से भर गए। भाई लोंग, एक मामूली सी स्कूल कैंटीन, ये तुम्हारी शान के बहुत नीचे है। ये तुम्हारी हैसियत की बेइज्जती है। इसके बजाय यह कैसा रहेगा, हमारे युआंडा ग्रुप की अलग अलग जगहों पर कुल 25 कर्मचारियों की कैंटीनें हैं। हम उन सभी का ठेका तुम्हें दे देंगे। हम अभी कागजात पर दस्तखत कर देंगे ताकि तुम तुरंत काम संभाल सको। और किराए की बात, तुम ग्रुप को अगले साल पैसे दे देना जब तुम्हें मुनाफा होने लगे। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि तुम मुझे यह सब मुफ्त में दे रहे हो? मैंने पूछा। भाई लोंग, हम ऐसे भाई हैं जिन्होंने एक साथ मौत का सामना किया है, फिर ऐसी छोटी मोटी बातों पर क्यों बहस करना? मैं एक बार फिर मना करना चाहता था, लेकिन जिस पल मैंने आनान की आंखों में उम्मीद भरी चाहत देखी, मैं अपनी उस बची खुची मर्दाना इज्जत को, जिससे मैं अब भी चिपका हुआ था, बस एक तरफ रख सका। कुल 26 कैफेटेरिया के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के 1 महीने बाद मैंने सामान ढोने के लिए एक पुरानी गाड़ी खरीदी। फिर मैंने 2 एकदम नई गाड़ियां खरीदी, एक मेरी पत्नी के चलाने के लिए और दूसरी जो पूरी तरह से क्रिस्टल से जड़ी हुई थी, आनान के कमरे की सजावट के लिए। उनके चेहरों पर छलकती सच्ची और दिल से निकली खुशी देखकर मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो भी, अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण कर पाना और यह सुनिश्चित करना कि वे सबसे बेहतरीन जिंदगी जिए, यह किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखता है। जहां तक उस इज्जत की बात है जिनसे पुरुषों के बंधे होने की उम्मीद की जाती है, तो अगर मुझे उन्हें खोना भी पड़े तो कोई बात नहीं। आनान अब वह बाकी और बिगड़ैल लड़की नहीं रही जो वह पहले हुआ करती थी। उसने अपनी संदिग्ध दोस्तों की टोली से खुद ही नाता तोड़ लिया है और अब पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई में जुट गई है और उसके ग्रेड भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। उसने मुझे बताया कि उसका लक्ष्य देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर में पढ़ाई करना है, ताकि भविष्य में वह मेरे नक्शे कदम पर चल सके और इस विशाल पारिवारिक कारोबार को संभालने में मेरी मदद कर सके। अपनी बेटी को एक इतनी संस्कारी और समझदार युवती में बदलते देखकर मैं भावनाओं से भर गया और मुझे गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद से दुनिया के लिए वह खूंखार रिवर क्रॉसिंग ड्रैगन अब अस्तित्व में नहीं रहा। अब तो बस एक साधारण सा कैफेटेरिया मालिक बचा था जो अपनी पत्नी और बेटी से बेइंतहा प्यार करता था।